हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट हम इसकी थ्योरी नहीं पढ़ रहे अभी इस चैप्टर में। थ्योरी के लिए आपको अनदर वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि बहुत जल्द आ जाएगी। जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद तब तक आ भी गई होंगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। अच्छा, आज की ये वीडियो क्यों स्पेशल है? इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अब उसका क्या काम है? देखो जी, MCQ क्वेश्चंस आपको CUET जो एग्जाम दोगे अब आप, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका यूजफुल है, और 12th के बोर्ड के एग्जाम में भी जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी यूजफुल है। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 चैप्टर्स के MCQs करेंगे। जितने ज़्यादा चैप्टर्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा देखो, कंसेप्ट आपको मैं क्वेश्चंस के साथ साथ ही जहां पर मुझे लगेगा मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो वही बच्चा देखे जो 12th में मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ चुका है और 12th के बाद जब वो CUET एग्जाम देगा तो उसके लिए मेनली यूजफुल है। जो अगर अभी नए नए बच्चे आए हैं तो वो अभी ये वाली वीडियो ना देखें, पहले वो मैट्रिसेस का पूरा कंसेप्ट या नॉलेज ले लें, उसके बाद ये क्वेश्चंस पे आए। अच्छा, इसमें हम सिर्फ MCQ क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बन सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है फोन पर, आपको क्वेश्चन चाहिए हैं PDF आपको बना के दे दूंगा मैं, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसको जरूरत है। बाकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप साथ साथ क्वेश्चन देख भी लेना, कर भी लेना, एक कॉपी में नोट कर लेना चाहें तो उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी हम इसी से ही काम चला रहे हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट मिलेगा तो स्मार्ट बोर्ड भी बहुत जल्दी आपका सपोर्ट और प्यार से हम ले लेंगे। ठीक है जी, क्या पढ़ रहे हैं हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है और CUET के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। हम MCQs डिस्कस करेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे जितने हो सकते हैं। देखो इसमें अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? ये क्वेश्चन आपके NCERT से लिए गए हैं, एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, RD से लिए गए हैं, ML अग्रवाल से लिए गए हैं, तो सब कंबाइंड है। तो आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट भी दिखें, तो वो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर आते हैं तो आप स्किप कर देना, नहीं तो दोबारा समझ लेना। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लो कि अगर हमें एक मैट्रिसेस दी हुई है, मैट्रिसेस है हमारे पास ये, और यहां पर बोला गया सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमें क्या देगा? ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो MCQ क्वेश्चन है तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्विक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ये बात आप मेरी समझ लो। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो हमें सिंपल इसकी क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं। सिंपल आपने कहीं पर भी ये चीज पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की, तो सिंपल क्या होता है, ऐसे चलते हैं और इधर से हम नीचे की तरफ आते हैं, बस ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन सबका। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके देखो दिखाता हूं आपको कैसे। 1 1 जा 1 होगा, उसके बाद प्लस करते हैं, 0 0 जा 0 होगा और 0 ए जा 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब MCQ में इतना टाइम लगाना नहीं है हमें कि हमें एक एक चीज सॉल्व करके दिखानी है, नहीं, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग सकता है, बट आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आगे चलो, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे चलेंगी, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो 1 0 से 0, 0 1 से 0, 0 ये 0, ऐसे चलो, ये 0, ये 0 और ये 0, उसके बाद 0 की इसमें करोगे तो 0, उसके बाद ये 0, फिर ये भी 0। आगे चलो, ये 0, ये 1 1 जा 1
और उसके बाद ये 0, तो 1 आया। आगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो देखो 0, फिर ये भी 0 और फिर ये भी 0, तो पूरा 0 हो गया। डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है ना, हम ये चीज तो पढ़ के आए हैं। अगर हम CUET के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं 12th में ही, तो ये चीज तो हमें आनी ही चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई करो a और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -a, तो a प्लस 0 -a हो जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो बस मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पर 0। ये चीज ऐसे देखो, a0 b1 और ये -b, तो b -b हो जाएगा, फिर ये 0 ही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही है नॉर्मल, a0 b0 -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। ये क्या होता है हमें पता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आ रहे हैं, तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह दो, या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो भी ऑप्शन में होगा हम लगा देंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन, बस ऐसे करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट। इफ A and B are symmetric matrices of the same order, then AB transpose minus BA transpose is a। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा आपके 12th के बोर्ड में MCQs में और CUET में भी। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज हमें A ही देगा। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, यानी कि इसका ट्रांसपोज हमें A देगा और B का ट्रांसपोज हमें B ही मिल जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक का यही रूल होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इक्वल टू B। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखो AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, अगर ऊपर T लगा लो या फिर ऐसे डैश लगा लो, मतलब एक ही होता है। हमें ये पता करना है कि ये पूरा सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। तो अगर ऐसे चेक करने के लिए आता है तो हमें ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज करोगे तो देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो बोला है कि इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल टू A, आगे बोला है कि BA इक्वल टू B, उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। बी स्क्वायर क्या देगा ये फाइंड करना है। ऑप्शन जो भी आएगा हम निकालते हैं, जो भी होगा हम देख लेंगे ऑप्शन। अब देखो यहां पर बी ए इक्वल टू हमें क्या दिया है, ये देखो बी ए इक्वल टू बी दिया है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि बी ए इक्वल टू, उससे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं और b की जगह पर मैं वैल्यू डाल सकता हूं ऐसे, ये ठीक है। अब ये चीज ऐसे लिखी है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, b a b a, यानी कि यहां से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी a, और यहां से देखो फिर बी ए की वैल्यू आ जाएगी b a, और बी ए क्या आ जाएगा फिर b आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये आ रहा है समझ में, ये मैंने क्या करा, नहीं आया समझ में, सब ऊपर से गया, बहुत बढ़िया। फिर तो देखो दूसरा मेथड देखो इसका, अगर बी ए इक्वल टू बी दिया है, हमें बी स्क्वायर निकालना है ना, इसका मतलब हमें यहां पर बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बी से हमने पोस्ट मल्टीप्लायर किया है, हमने बी से इधर किया है ना मल्टीप्लायर, इस राइट साइड में किया है ना, तो इसको हम पोस्ट मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। प्री मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर मैं इधर करता तो पोस्ट मल्टीप्लायर, अच्छा बोथ साइड होता है तो मुझे इसका मतलब इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां करूंगा b से मल्टीप्लाई, राइट साइड में तो हो रहा है। अब देखो ab की वैल्यू b एज इट इज लिखो, ये ab कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और ये b स्क्वायर हो गया। ये ba की वैल्यू कितनी है b है, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया b के इक्वल आ गया। हो गया जी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, ए ऑप्शन है। दोनों मेथड बता दिया आपको, दोनों से समझ लो, जो इजी लगता है वो कर लो। यहां पर देखो बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख लिया, यहां से बी की वैल्यू डाल दी बी ए और बी ए। अब यहां से क्या किया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
ओपन करके, और इसको अगर हम एक ब्रैकेट में लगा दें तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें ये चीज। तो ए बी की जगह पर हमने ए लिख दिया, अब इस बी ए की जगह पर बी आ गया, और ये ए एज इट इज, अब ये बी ए की जगह पर फिर बी आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी आ गई। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये इजी तरीका है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो 4 क्वेश्चन भी इसी की तरह है, ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है। यहां पर वो कह रहा है कि कंडीशंस दे रखी है, क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी वो हमें बताना है। देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये तो हमने फाइंड कर लिया था ना कि b इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी डी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी लिखा है, वो तो होगा नहीं। अब ए और सी में से चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर अब ए बी इक्वल टू ए, इस बार हमें ये लेना पड़ेगा क्योंकि हम ए स्क्वायर के लिए देख रहे हैं, या इस बार पहले हमने ये लिया था, अब हम ये ले रहे हैं। अब यहां पर भी वही काम करो, b से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी a से करोगे ना, ए स्क्वायर बनाना है उधर, तो a से मल्टीप्लाई कर दो, वही पोस्ट मल्टीप्लायर हो गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूं ये। अब यहां से देखो, या तो ए बी की वैल्यू डाल दो, a आ जाएगी, ठीक है, तो वो तो फिर बात देखो वही हो जाएगी, a और a स्क्वायर बन जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना ना, हमें ba की जगह पर ba में डाल दो, क्या ba में डाल दिया हमने, b आ गया और ये हो गया ए स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए है। लॉजिक चाहिए होता है बस इन चीजों के लिए, इन चीजों में लॉजिक चलता है। अगर आपको अच्छे से इनका यूज करना आता है, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रही है मैट्रिसेस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, और वैसे ही अगर इसकी तरह ही सेम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि b इक्वल टू बी स्क्वायर भी होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। तो इससे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखो 5th क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये मत कहो कि ये सेम से क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ सब में चेंज है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तो क्लियर होगा। अब यहां से बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या आएगी, ठीक है। तो देखो ये चीज तो हमने अभी सॉल्व करी है ना। अब यहां पर क्या करो, यहां पर इसमें ए बी इक्वल टू बी में क्या करो कि हमें यहां पर देखो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप क्या करो, अब यहां पर प्री मल्टीप्लायर करो, प्री करो किससे, बी से, बी से प्री मल्टीप्लायर कर दो, तो बी ए बी हो जाएगा, ये इक्वल टू बी इंटू बी हो जाएगा। बी स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखो यहां से क्या होगा कि ये हो गया ऐसे, बी ए की वैल्यू ए है, ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, ए बी की वैल्यू बी है, तो वही चीज आ गई घूम फिर के, बी स्क्वायर की वैल्यू बी दे रहा है हमें। ऐसे ही यहां से करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आएगी। यहां पर देखो अब हमें ए स्क्वायर बनाना है ना, तो ए से वही प्री मल्टीप्लायर कर दो ए से, तो ये आ जाएगा ए। इस तरफ करोगे ना, प्री है तो लेफ्ट साइड करोगे, पोस्ट है तो राइट साइड होगा, तो ये चीज याद रखनी है। यहां तो करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर ही बनना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू बी है, तो बी ए आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बी ए के इक्वल आ गया, तो आ गई वही बात। क्या हो रहा है इससे, समझ में आ रहा है, बस हो गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। आपको समझाने में टाइम मुझे लगाना पड़ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है टाइम लगाने वाला। ए प्लस बी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज, क्या है, अच्छा अब ये वाली के लिए तो हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं ना, पढ़े होंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है, हम मैट्रिसेस के टाइप्स तो पढ़ के आते हैं। अब यहां देखो बस ये चीज याद रखनी है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 4 डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो है, तो ये क्या होते हैं हमें पता है ना, और डायगोनल एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, तो ऑप्शन में मैच कर लो क्या है, ये हमारे क्या है, डी ऑप्शन है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से हो गया क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
कई क्वेश्चंस तो बहुत इजी होंगे कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0 देन, अगर ए बी हमें जीरो मैट्रिक्स देता है, जीरो मतलब ये नल मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर हमें ये ए बी इक्वल टू जीरो या नल मैट्रिक्स देता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू जीरो हो और बी इक्वल टू जीरो हो, मतलब वही ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो या बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम कि दोनों ही जीरो हो। तो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है कि दोनों ही जीरो ना हो, तब भी इनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। ये चीज समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, बट एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना है हमें कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो ही हो भी सकती है, बट नेसेसरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है ना। तो नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, नेसेसरी नहीं है। तो सेवंथ का आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, सेवंथ का ए ऑप्शन होगा। आओ 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फटाफट देखो क्या लिखा है, ये भी देखो सिंपल है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कर रहे हो, देखो क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो देखने की भी जरूरत नहीं है, एक चीज बताऊंगा आपको शॉर्टकट। ये दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट्स तीनों जीरो हैं, ये कब होते हैं, ये हमेशा एक ही केस में हो सकते हैं, बस जब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है स्क्यू, मैंने बताया ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखो कि उसके ये डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, ऑलवेज जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होंगे ये। तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चेक भी कर सकते हो आप। इसका ट्रांसपोज करो और माइनस कॉमन बाहर लेके देख लो, आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ये मिलेगा। तो ये क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट फिर भी मैं कहता हूं इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तीनों, बाकी कुछ भी हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ऑप्शन अपने हिसाब से देख लेना कि क्या है। मैं आपको देखो साथ साथ कंसेप्ट भी समझा रहा हूं, आपको मैं साथ साथ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस में मिलेगी, तभी एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये चीज आपको नहीं पता होगी तो अपनी कॉपी में ये चीज नोट्स बना के लिख लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स है नहीं है तो हमेशा जीरो होंगे, ठीक है जी। अच्छा सेवंथ का ए ऑप्शन हो गया था ना हमारा, एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर सेवंथ का भी। सेवंथ का ए ऑप्शन है, ठीक है। एट्थ का सी ऑप्शन है। देखो एट्थ के बाद हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, 9th क्यों नहीं कर रहे। देखो 9th में ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आएगा, जो कि हम डिटर्मिनेंट्स के बाद करेंगे, तो इसको भी स्किप कर सकते हो। इसमें सिर्फ हम एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैट्रिसेस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। देखो वो भी मैट्रिसेस का कंसेप्ट है, बट उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट होना जरूरी है, तो ठीक है ना। तो वो हम ये स्किप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ कि अगर ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है n 0 0 0 n 0 0 0 n। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैं यहां से n बाहर ले लूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात वही आ गई ना। देखो अगर मैं n के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यही मिलेगा, तो मैंने n बाहर लेके ये लिख दिया। ये मेरे को क्या देता है, ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ये वाला पोर्शन। तो a इक्वल टू आ गया ni, ठीक है जी। a को तो मैंने ऐसे लिख दिया।
आगे बी के लिए बोला है A1 B1 B1 ये सब दिया है, ठीक है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आंसर पर आते हैं कि हमारा ए बी क्या होगा। अगर मैं यहां पर देखो ए मुझे क्या मिल गया, ए मुझे Ni मिल गया, ठीक है, Ni का मतलब क्या हो गया, Ni तो हो गया। उसके बाद अब बी एक मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है बी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। अब ये तो एक नंबर हो गया ना, n तो एक नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, स्केलर है, कुछ भी कह लो इसको। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें वही मैट्रिक्स देता है, यानी कि इसका आंसर आएगा NB। तो AB हमें किसके इक्वल देगा, NB के इक्वल देगा। ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आगे बोला गया है 11वें क्वेश्चन पे कि ए ये दिया है, बी ये दिया है। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर पे आओ, सिर्फ ऑर्डर की बात करते हैं हम। ए का ऑर्डर बताओ क्या होगा, ए का ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। कितनी रो है काउंट करो फटाफट, क्वेश्चन में देखो 1 और 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। बी पर आ जाओ, बी बताओ कितने की है, 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम्स है। हमें पता है कि ये और ये सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लीकेशन क्या है, इस डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, ए बी डिफाइंड होगा। चलो बी ए चेक कर लेते हैं, क्या बी ए डिफाइंड होगा। अगर बी को मैंने ऐसे लिखा है 3 × 2 और ए ये है, बी ए कर रहे हैं ना, तो 2/3, तो देखो ये भी तो सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड। देखो ऑप्शन में देखो ए बी डिफाइंड है, बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड का मतलब ये है कि इनकी मल्टीप्लीकेशन करना पॉसिबल है, कर सकते हैं। हर एक मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती है। याद रखना है कि इसका जो ये कॉलम होता है और इसका जो ये रो होता है ये सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। तो इसकी भी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, इसकी भी। ये इक्वल नहीं आएंगे, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, बट ये डिफाइंड होंगे, अलग अलग मल्टीप्लीकेशन आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 12th क्वेश्चन। सिंपल, हमें दो मैट्रिसेस दिए, हम लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, हम सीधे ए बी इक्वल टू I3 दिया है हमें, I3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही मतलब होता है इसका, 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैट्रिसेस तो आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इस वीडियो से। बाकी ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं, आप जितने करोगे प्रैक्टिस उतने कम है। एक तो कंसेप्ट वाली वीडियोस मैट्रिक्स की, और ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बोर्ड के लिए और सीओईटी के लिए मैट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए दिया है, चल लिखना ही पड़ेगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप मल्टीप्लिकेशन भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट वही है कि गलती नहीं करनी है, चाहे लिख के उसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही तो होगा। ये i के इक्वल है ना, i का मतलब क्या हो गया कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हुई ना 3/3 ऑर्डर की। अब ये इसके इक्वल है, फाइंड करना है x + y की वैल्यू, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट, 1 1 = 1, 2 0 = 0, x 0 = 0, 1 आएगा, 1 - 2 आएगा, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया करो साइड में -2 करके, और फिर कर लिया करो फटाफट, हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। -2, 2 1 = 2, प्लस में 2 और x 0 = 0, तो 0 देगा हमें ये, ठीक है। और वैसे भी देखो ये चीज हमें अप्रोक्सीमेटली यही बना के देगा, तभी तो ये इसके इक्वल है। 1 y = 1, 2 0 = 0, x 1 = x, तो इसका मतलब क्या हो गया, y + x हो गया। आइए भाई समझ में, तो देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा अब। 1
कि y में मल्टीप्लाई करी y आया, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करी वो 0 हो गया, x की इसमें मल्टीप्लाई करी x आ गया, 0 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी? अच्छा हमने मल्टीप्लाई कैसे करी है? हाँ ऐसे तो करिए, 1 1 1 2 0, बिल्कुल ठीक है। 0 की 1 में करोगे तो 0, इसकी इसमें 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 करोगे तो 1 और इसकी इसमें तो 0, तो ये भी हो गया। उसके बाद इसकी इसमें ट्राई करो, ये हो जाएगा 0। देखो 0 की y में करोगे तो 0, 1 की 0 में करोगे तो 0, 0 की 1 में करोगे तो ये भी 0, 0 की 1 में। अब इधर से आ जाओ, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये, इस तरीके से चलेगा। ये आ रही बात समझ में? सीधे सीधे 0 की 1 में करो तो 0, इसकी इसमें 0 मिलेगा, इसकी इसमें करोगे 0, इसकी इसमें करोगे 0, इसकी इसमें करोगे 0, इसकी इसमें करोगे 0, ये 0 और ये 1। तो देखो अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर मिल चुका है हमें। x प्लस वाई की वैल्यू बोली थी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल ऑर्डर की, यानी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगा 0 के। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ऑप्शन नंबर देख लो क्या है, ए है। ए की वैल्यू हमें दी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन है, ए की वैल्यू हमें दी है अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा। आगे पूछा है कि इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ए स्क्वायर आई के इक्वल दिया है। तो बस इसको सॉल्व करके हमें फाइंड करना है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना आएगा। तो ए स्क्वायर फाइंड कर लो फटाफट। ये किसके इक्वल होगा? 1 0 0 1, इसके इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है। मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बीटा गामा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो अल्फा बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस अल्फा बीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो अल्फा गामा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस अल्फा गामा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो गामा बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो प्लस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी। देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो हमें मिला क्या? आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हमें मिला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 0, ये 0, और यहां से भी हमें क्या मिला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 0 0 1। देखो सही है हमारा, इसका मतलब ये 0 और ये 0 है, ये 0 ये 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। दोनों तरफ देख लो, यही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ऑप्शन मैच कर लेना, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। है सिंपल, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा घुमा के कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है और कुछ नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा 15th क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से समझो 15th क्वेश्चन को। यहां पर बोला है 15th क्वेश्चन में कि इफ S इक्वल टू Sij इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स पता क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। हम ले लेते हैं कि मान लो कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हैं, जैसे कि मान लो हमने ए ले लिया और बाकी सारा 0 होता है। अच्छा ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। तीनों सेम होंगे 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर में क्या है? तीनों सेम होंगे, कोई भी हो सकते हैं 1 को छोड़कर, सच दैट। अच्छा एस आई आई बोल दिया इन्होंने कि के है। एस आई आई का मतलब क्या है? ये आई आई का मतलब समझ में आता है ना, यानी कि यहां से मतलब ये है कि जैसे S11, S122 और S33 की वैल्यू हमें के गिवन है, यानी कि डायगोनल्स एलिमेंट सेम होते हैं, के दे दिया इन्होंने। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ध्यान से समझना कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। ठीक है जी। सेम ऑर्डर
देन AS इक्वल टू SK। अच्छा, हमें नहीं पता था कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है, उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम जो है वो सेम होते हैं, बट 3x3 है 2x2 है नहीं पता कुछ। तो आगे बोला है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर की है। देन AS इक्वल टू SA इक्वल टू, तो AS, अच्छा यहां से क्या करा जाए, यहां से देखो, अगर मैं यहां से K को कॉमन ले लूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा ना मुझे ऑर्डर की। अब वो ऑर्डर कुछ भी हो, 2 हो 3 हो, हम यहाँ पर 3 लेट करके ले रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि 3x3 की होगी, आगे ऑप्शन में मैच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि AS या SA कितना होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। AS का मतलब अगर मैं यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी मुझे A से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये तो K स्केलर है ना, तो ये तो बाहर ही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, I की मल्टीप्लाई हम किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो हमें क्या देता है, वो ए वाली मैट्रिक्स ही दे देगा जिस भी मैट्रिक्स में कर रहे हैं, तो AS इक्वल टू KA आएगा, और उसने बोला है कि AS SA के इक्वल है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी KA आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन यहां से क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर हो गया C। आ गया समझ में, सिंपल सी बात है। देखो ये वाली चीज समझने वाली थी कि यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया कि ये K डायगोनल मैट्रिक्स है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। तो K को अगर मैंने बाहर लिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, तो लिख दिया। अब AS निकालना है, तो यानी कि ये S एक मैट्रिक्स है, इसके साथ अगर मैंने प्री मल्टीप्लायर किया A का, तो यहाँ पर भी मैंने A से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब स्केलर है, ये स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमने बाहर निकाल दिया, या तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कर देना मल्टीप्लाई, या पहले कर दो उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, और साथ में ये स्केलर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। 16th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अगर ए स्क्वायर हमें ए गिवन है, तो यहां से I प्लस ए क्यूब -7a किसके इक्वल आएगा। अब यहां पर हमें a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूं कि आपको आना चाहिए है, 9th में पढ़ते हैं ये चीज, तो हम ऐसे ही ओपन होता है। आई क्यूब का मतलब क्या होता है, आई होता है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 100 भी कर दोगे तब भी आई आएगा, ठीक है जी, आइडेंटिटी आएगा। ए क्यूब, अच्छा इसको अगर हम ब्रेक कर दें ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर भी देखो आई स्क्वायर का मतलब आई हो गया, और आई की अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यही आता है। अब यहां पर मुझे आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाना पड़ रहा है, बट आपको एग्जाम में तो बहुत जल्दी जल्दी करना है। यहां देखो आई की मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो यही मिल जाएगा हमें एज इट इज, और ये हो गया। अब यहां पर फटाफट वैल्यूज पुट कर रही हैं, आई स्क्वायर ए है तो ए और ए स्क्वायर हो गया, ये 3a हो गया, ये 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू a है, ये हो गया। यहां पर आ जाओ दोबारा, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर a है, a लिख दिया, 3a 6a -7a, ठीक है जी, 6a और ये हो गया 7a, और 7a और 7a से ये कट जाएगा, तो i बचा सिर्फ, i इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं ये वाले, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का। सिंपल देखो, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करी है, और इसमें वैल्यूज पुट करी है मैंने, ए स्क्वायर की जगह पर ये a जो है ना ये पुट किया है। और ये चीज याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो वही वाली मैट्रिक्स मिल जाती है, चाहे a की पावर 2 से करो, a की पावर 3 से करो, a ट्रांसपोज से करो, a इनवर्स से करो, जैसे मर्जी करो, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। अब इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें देखो क्या है, बोला है कि A एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि बोथ है।
तो वो ए मैट्रिक्स क्या हो सकती है? हमेशा याद रख लेना कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स एक इकलौती ऐसी मैट्रिक्स है, अनोखी कह दो, कि जीरो या फिर नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कुछ नहीं करना, बस ये चीज याद रखनी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें आपको याद तो रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस थ्योरी से भी बनते हैं ना, और थ्योरी काम आती है टॉपिक को पढ़ के। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं पता, नोट्स बना लो, अभी बना लो नोट्स। जो जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको छोटी छोटी, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो कुछ भी नहीं करना, 1 मार्क्स मिल जाएंगे फ्री फंड के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें एक मैट्रिक्स दे दी है और वो पूछ रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, डायगोनल है, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज अगर हमें यही मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये क्या है। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे बताने की जरूरत है। ध्यान से देखो, जो बच्चा अगर इसको देख के ही समझ गया होगा कि ये क्या है तो उसको सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये देखो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, सिंपल क्या बोलेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं बस समझा भी देता हूं एक बार क्या चीज है ये। इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करना तो आता है ना। ट्रांसपोज देखो मैं समझाता हूं, ट्रांसपोज के लिए कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जो मेरा तरीका है, आपको अगर बेटर तरीका आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या तरीका है। जो मेरा तरीका है, मैं ये कहता हूं कि जो लेटा है उसको खड़ा कर दो। अब ये लेटा है, इसको मैंने ऐसे करके खड़ा कर दिया। ये लेटा है, इसको मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है जी। ये भी लेटा है, इसको मैंने यहां पर खड़ा कर दिया। आ गई बात समझ में इतनी? अगर मैं यहां से माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो देखो, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जीरो का तो कुछ नहीं होता, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये होगा। देखो क्या समझ में आ रहा है? अगर ये ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज किया तो माइनस में ये मिला, और ये क्या है? ए ही है ना। देखो 0 5 -7 -5 0 11 7 -11 0। ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ गया, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हम इतना भी क्यों करें, क्यों करें हम इतना भी? हम सीधे देखेंगे ना कि डायगोनल मैट्रिक्स जीरो मिल रहे हैं मुझे, और पता चल जाता है प्रैक्टिस करने से ये वाली चीज। तो सिंपल ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं। मैंने शो भी करके दिखा दिया, बट डायरेक्ट एमसीक्यू में आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, नोट कर लो। 19th में बोला है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज। ए एक नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, n बाय n की लगा लो, कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, हमें नहीं मतलब इससे। ए क्या होगा? ए क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ए का मतलब क्या है? इसका ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि जब भी ऑप्शन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ लेता है ना वो, तो सिंपल याद रखो कि सबसे पहले तो ट्रांसपोज करके चेक कर लो। ए ट्रांसपोज मिलेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इससे, क्योंकि हमें कुछ गिवन ही नहीं है। ए ट्रांसपोज है, इसका क्या? कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? हम डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं बता सकते, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बन नहीं रही, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बन नहीं रही। 19 का आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 19 का आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ दिस। जरूरी नहीं होता कि आंसर होएगा ही होएगा, नन ऑफ दीज भी होता है, तभी दिया है ऑप्शन में, हो सकता है नन ऑफ दीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा जो नंबर वाइज क्वेश्चंस आप अपने आप देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर मैं नंबर्स लिखूंगा क्वेश्चन के, तो वो आप अपने आप देख लेना। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ और सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हम जल्दी कर लेंगे फिर, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हो जाएं। 21 है वैसे क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।
A इक्वल टू A ट्रांसपोज। देखो बच्चों, जो भी वीडियो देख रहे हो शेयर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है जी, मुझे तो मेन मोटिवेशन चाहिए है, बस वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए है। तो मुझे मोटिवेशन आपसे मिलेगी कि आप जितना जल्दी शेयर करोगे, व्यूज करोगे, कमेंट करोगे, मेन तो है कमेंट। आप कमेंट जरूर करो मुझे कि हमें ये टॉपिक चाहिए है, हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, ऐसे क्वेश्चंस लेके आओ, आप सजेशंस दो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं किसी चैप्टर के, एमसीक्यूज करने हैं या कोई टॉपिक समझना है, तो आप मुझे बताओ कि किस तरीके की वीडियो मैं आपको बनाऊं, आपके लिए बनाऊं। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसका, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसे आपको ठीक लगता हो। A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, इसका मतलब A अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो A ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा। देखो क्या होता है, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, 5x, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो। इसका तो वैसे भी सिंपल होता है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका तो बहुत सिंपल होता है। कैसे, इसमें जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे क्या आते हैं, सेम टू सेम ही आते हैं। ऐसे देखो इसमें भी यही होता है कि ट्रांसपोज करने पर भी डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही आ रहे हैं ना, इनका इंटरचेंज हो गया आपस में। 2x2 का तो चल जाएगा ऐसे, बट 3x3 का करके देखना पड़ेगा। ये चीज किसके इक्वल है, A के इक्वल है ना, तो A ट्रांसपोज A के इक्वल है, यानी कि A की जगह पर लिख दिया हमने 5xy0 और उसका ट्रांसपोज हमने लिख दिया y, मतलब 5yx0। कंपेयरिंग कर लो, पता चल जाएगा कि कौन किसके इक्वल है। क्या मांग रहा है आंसर में, देखो x इक्वल टू y है, y इक्वल टू x है, ठीक है, बात समझ में आ गई कि x इक्वल टू y है, और बस यही है, x इक्वल टू y है, तो बस ठीक है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हमारे लिए जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ऑप्शन रहेगा इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि अब तक का मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पेस बना के रफ करके करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ हमने बहुत चीजें सीखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, A इज अ 3x4 मैट्रिक्स। A एक मैट्रिक्स है जो कि 3x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, A को ऊपर लिख लो, ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। B एक मैट्रिक्स दी है, हमें नहीं पता कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। सच दैट, अच्छा यहां पर एक चीज बोलिए कि A ट्रांसपोज B डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब यही होता है कि जब A ट्रांसपोज करने पर, अच्छा चलो पहले A ट्रांसपोज का ऑर्डर देख लो। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर भी कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बना देते हैं, जो कि ये बनने लायक क्वेश्चन है नहीं है। अगर A का ऑर्डर ये है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। अब बोला है कि A ट्रांसपोज B डिफाइंड है, यानी कि ये डिफाइंड तभी हो सकता है ना जब क्या, जब इसका ऑर्डर ये चीज यहां पर 3 रही होगी, क्योंकि ये चीज डिफाइंड क्वेश्चन ने बोली है। A ट्रांसपोज और B की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था ना कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। अभी हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें तो ये बोला है कि A ट्रांसपोज और B मल्टीप्लाई करने पर डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड तभी हो सकते हैं जब ये और ये इक्वल हो, यानी कि ये चीज हमारी सेम होनी चाहिए, कॉलम और उसका रो। ठीक है, तो यहां से हमें एक वैल्यू तो ये मिल गई B के लिए। आगे बोला है कि B ट्रांसपोज A, आगे क्या बोला है, सॉरी, B A ट्रांसपोज, अब ये भी डिफाइंड है। अब B के लिए देखो क्या है, B के लिए 3 तो पता है, ये वाला प्लेस नहीं पता। A ट्रांसपोज के लिए हमें दोनों पता है 4/3। ये चीज डिफाइंड है, मल्टीप्लाई करने पर डिफाइंड है, कब हो सकती है, जब ये और ये क्या होगा, सेम होगा। देख रहे हो कितनी लॉजिक वाली बात है।
यानी कि ये 4 है तो इसको भी 4 होना कंपलसरी है। तो यानी कि बी का क्या ऑर्डर है, बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स रही होगी, बी रही होगी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा कि बी इनवर्स का बताओ, तो हमें पता है क्या होता है, इसका उल्टा करके लिख दो, 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 कर दो, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन आंसर में हमें मांगा था कि बी इज ऑफ दिस टाइप, तो बी के लिए मांग रहा था, तो ये वो आंसर होगा ए ऑप्शन, 3 इंटू 4। ठीक है जी, 22 का 3 इंटू 4, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, बढ़िया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाना एग्जाम से पहले, समझना कंसेप्ट कि ये क्या है। दोबारा देखो वीडियो को, रिवर्स करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी। ए इज आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है जी, अच्छा इससे हमें ये समझ में आ गया कि इवन ऑर्डर की है। अब हमारे सिलेबस में 2/2 और 3/3 से ज्यादा तो है नहीं है, तो हम इवन ऑर्डर के लिए 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, हाँ बेटा 2/2 के अलावा 3/3, 4/4, 5/5 सब होता है। आगे बोला है, कंडीशन दी है कि इवन ऑर्डर है सच दैट ए आई जे आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, देन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा देख लेते हैं, चलो इसको पहले फिल करते हैं। अगर हमें ये चीज कंडीशन दी है कि ए आई जे इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, इससे ये फिल कर दो, कर सकते हो, ये तो पढ़ा है हमने एनसीईआरटी की बुक में, ये जो चीज हम पढ़ते हैं कि अगर हमें A11 निकालना है, A11 यानी कि इसकी जगह पर 1 1 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 आ गया। A11 क्या होता है, ये होता है ना, तो यहां पर प्लेस कर दिया। A12 ये वाला प्लेस होता है, तो इसका मतलब I1 है और J2 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि -3 आ गया। ऐसे ही A21 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, और इसका आएगा वही 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 0 आ गया ये। ठीक है, अच्छा सॉरी गलती कर दी, यहां पर भी तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 ही होगा। क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, क्या समझ में आ रहा है? अब तो बच्चे होशियार हो गए हैं, अब तो ये बता देंगे कि क्या है। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी भी करके देखने की जरूरत है, बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा आगे बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। देख लो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है जी, 23 का आंसर देख लेते हैं क्या एक बार। अच्छा एक मिनट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये तो पक्का हो गया, बट आगे इन्होंने ये बोल दिया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत समझ लो, आपने पढ़ा ही है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये करने पर 0 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, सिमेट्रिक ये हो नहीं सकता, तो बी और सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी बचा ना, नन ऑफ दीज होगा। अगर ये वाली कंडीशन ना देता तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही लगाना था हमने कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही होता है कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं पेपर में, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे आगे का देखेंगे नहीं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर टिक लगा देंगे, जो कि गलत है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता सिर्फ तो वो सही था, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो भी ये ठीक होता, बट ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, ये चीज डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगी, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी और a माइनस बी। अब बच्चे क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो। नहीं बेटा, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला नहीं है, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन करो इसकी, ए की इसमें और इसकी इसमें, ए बी आएगा प्लस बी ए आएगा।
अब ए बी और बी ए सेम थोड़ी है कि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह दें कि ये कट जाएगा, ऐसे नहीं कटेगा ना, ये थोड़ी कटेगा। ए बी और बी ए अलग अलग है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। आंसर मैच कर लो, बस इतना सा काम था, यही करना है और कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप देख लोगे, इतने तो आप होशियार हो, सीयूईटी का पेपर दे रहे हो। ठीक है जी, सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, कोई मजाक थोड़ी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट है। इफ ए इक्वल टू दिस इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। अब इसको देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने बताया था ना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अब कहोगे कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, चेक कर लो, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 ए ट्रांसपोज 1/2 माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज कट जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए को हम ए ही बोलेंगे। तो ये चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, इसको बोला जाता है, अच्छा इसका मतलब वही हो गया ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देख लो दोनों का सम हो रहा है ना। तो यानी कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर सम करते हैं तो हम किसी भी मैट्रिक्स को उस चीज में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि देन दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, तो सिर्फ ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, हम ए मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसमें से हम इस चीज को बोलते हैं सिमेट्रिक और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, वो फाइंड करना है हमें। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, यहां से हम मार्कर चेंज करते हैं और देखो यहां से क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। इसका ट्रांसपोज करोगे और ऐड कर दो, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, और 1/2 भी है साथ में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है जी, 1/2 लगाया, ए लिखा प्लस में, अच्छा ये पूरे के ऊपर भार है, तो सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है तो ए लिखने की तो जरूरत नहीं है हमें, यहां पर सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहे हैं हम क्या है। अच्छा वही चीज जो 16 है उसको खड़ा कर दो, 2 0 -3 4 3 1 -5 7 2। ठीक है जी, इनको ऐड कर दो, ऐड कर दो फटाफट, 2 और 2 4 4 -3 और -5 -8 4 3 और 3 6 8 -8 8 4, 2 से डिवाइड कर दो, अंदर 1/2 है ना, तो 2 से सबको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर मैच कर लो जी, 2 2 -4 2 3 4 -4 4 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिंपल सी चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक का। देख लो जो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करके हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर उसमें से वो पूछे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ तो ऐसे करके शो कर देना। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज दैट मैट्रिक्स विच इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो कैसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जैसी भी हो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में होती है। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो यहां पर कोई नंबर होगा और बाकी 0 0 होंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स
कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। तो और अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो वही चीज, अगर मान लो ये A है, ये A है, ये A है, ये 0 0 0 0 0, बाकी सारे 0। हाँ, ये चीज सेम होनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स की। और हमेशा याद रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है बस, क्योंकि ये ही एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पर 0 0 0 0 से कंफ्यूज नहीं होना, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स हो गई ना, तो क्या हो गया, है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ना। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है। के, यहां पर मैंने के और के बोला ना, तो के और के 0 भी तो हो सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। 27 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 12th में या फिर CUET में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ऐसा कि अगर बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब देखो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर यहां पर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स होंगे। अब यहां पर बोला गया है कि ऐसे कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यानी कि इस प्लेस पर आने के लिए 0 और 1 दोनों तैयार हैं। वो कहता है कि मैं भी आना चाहता हूं, वो कहता है मैं भी आना चाहता हूं। तो अब दोनों इतने जिद्दी हैं कि वो कहते हैं कि सेकंड प्लेस पर मैं भी आना चाहता हूं, और वो कहता है कि मैं भी आना चाहता हूं। समझ रहे हो बात, क्या बात समझ में आ रही है कि एक प्लेस पर दो चीजें फिल हो सकती हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, वही चीज है। तो देखो यहां पर देखो, एक प्लेस पर दो चीजें आ सकती हैं, और प्लेस कितने हैं, 9 है, तो 2 की पावर 9, यानी कि ये आता है 512 इसका आंसर। तो 512 ऐसी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, यही दो एलिमेंट से। देखो अगर यहां पर एक बार 0 आ गया, बाकी सब में 1 1 हो गया, यहां पर 0 आ गया, बाकी सब में 1 1 हो गया। कितनी सारी मैट्रिसेस बन सकती हैं, सारों में 0 आ गया, सब में 1 आ गया, यहां 1 आ गया, बाकी सब में 0 आ गया। तो ऐसे मिला के कितनी मैट्रिसेस बनेगी, तो बनाते थोड़ी रहोगे पेपर में, कोई भी नहीं बना सकता। तो याद रखना है कि जितने एलिमेंट्स हमें गिवन है वो नीचे बेस में रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, 9, यानी कि 3x3 ऑर्डर, ऐसे समझ लो। चाहे जो भी ऑर्डर है ना वो, तो 2/9 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब यहां पर अगर 3 एलिमेंट्स आ जाएं तो 3 की पावर हो जाएगा, क्या पावर, जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 512 इसका आंसर हो जाएगा। पॉसिबल मैट्रिसेस पूछ रहा था कितनी होंगी, तो 27 का आंसर देख लेते हैं क्या है। 27 का आंसर डी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। 28 which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। अब इक्वल है नहीं है, बट वो कह रहा है कि कौन सी वैल्यूज पर इक्वल होंगी, तो हम इक्वल रख के ही देख लेते हैं ना क्या वैल्यूज आएंगी, तो उसी वैल्यूज पर वो इक्वल होंगी। अगर हमने, इन्होंने बोला कि इक्वल नहीं है, हमने रख दिया इक्वल, ठीक है। हम यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो वही x और y की वैल्यू पर ये चीज हमारी इक्वल आएंगी। सिंपल सी तो बात है। देखो y + 1 ये चीज इसके इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 7। 3x + 7 = 0 आएगा, ये 3x + 7 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से 3x = -7 और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, तो सिंपल ये आंसर हो जाएगा। ये x है और ये y 7 है, इन दोनों पर ये मैट्रिसेस की वैल्यू इक्वल आएगी। ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो डी ऑप्शन लगा दो, नन ऑफ दीस। किसने मना किया है, बिल्कुल लगाओ नन ऑफ दीस, जब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा हमारा तो। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस टाइप का। कि देखो
कौन सा क्वेश्चन है ये? 36 पर पहुंच गए हम। वाह जी वाह, क्या बात है। हमने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया आई थिंक। नो 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 नो, 29 ही तो है, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई स्किप नहीं किया, कोई स्किप नहीं किया, 29 ही है। 28 का आंसर चेक करते हैं एक बार दोबारा। 28 का डी ऑप्शन है, ठीक है। 29 ए की वैल्यू हमें ये दी है और के ए ये दिया है, देन द वैल्यू ऑफ के ए और बी। देखो ए की वैल्यू दी है हमें 0, 3, 2 और -4, और यहां पर बोला है कि के ए की वैल्यू हमें दी है क्या, यानी कि कोई ये के एक नंबर होगा जिसकी ए में मल्टीप्लाई करी तो हमें ये मिला। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये के ए अगर मुझे ये मिला है, मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है, मेरी बात समझ लो ध्यान से, के की मल्टीप्लाई इसमें करनी नहीं है। ये के ए दिया है, इसका मतलब इस ए मैट्रिक्स में के की मैंने मल्टीप्लाई करी होगी, के कोई नंबर होगा उसकी मैंने मल्टीप्लाई करी होगी तो मुझे ये मिला है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे यहां से ए पता करना है तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है ना, तो मैं के से डिवाइड जो कर दूं, आ रही है मेरी बात समझ में? जल्दी बोलो। के की मल्टीप्लाई ऑलरेडी इसमें है और मुझे के की मल्टीप्लाई के बिना मैट्रिक्स पता करनी है, तो मैंने के से डिवाइड कर दिया सबको। सिंपल सी बात है। अब मुझे ये ए और ये ए तो इक्वल है ना, तो दोनों को बस इक्वल रखना है और यहां से मुझे जो वैल्यूज वो कह रहा है वो वैल्यूज मुझे पुट करनी है, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए आ गया, तो 0/k ये तो 0 ही हो गया, तो इसको तो छोड़ ही दो। आगे 3a/k इक्वल टू 2 है, तो 3a इक्वल टू 2k हो गया। यहां से हमें कुछ मिलेगा नहीं, छोड़ दो, यहां पर आ जाओ, यहां से मिलेगा 24/k इक्वल टू -4 रहेगा, तो 24 इक्वल टू -4k, 24/-4, तो यानी कि k की वैल्यू आ गई -6। तो k की वैल्यू -6 हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी। बस उसके बाद हम तो जो मर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आ गई -4। आगे बोला था कि b की वैल्यू भी निकालनी है, तो b की वैल्यू देख लो, 2b/k इक्वल टू 3 होगा ना, ये इसके इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, इक्वल है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना। k की वैल्यू -6 थी इक्वल टू 3, तो 2b इक्वल टू -18, तो b की वैल्यू आ गई -9। तो b की वैल्यू -9 आ गई, k की वैल्यू -6 आ गई और a की वैल्यू -4 आ गई। आंसर मैच कर लो, क्या होगा? -6, -4 और -9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहां पर बोला गया कि A एक मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और कंडीशन हमें दी हुई है, तो हमें मैट्रिक्स खुद ही बनानी है। यहां पर बोला गया है कि I जब नॉट इक्वल टू j होगा तब Aij की वैल्यू हमें 1 रखनी है, Aij की वैल्यू हमें 1 रखनी है, और जब I इक्वल टू j होगा तो Aij की वैल्यू हमें उस केस में 0 रखनी है। तो a स्क्वायर फाइंड करना है, तो पहले a तो फाइंड कर लें। देखो a इक्वल टू j कब होता है, क्योंकि a 1 होता है ना, तो यहां पर, और a 2 यहां पर, तो इसकी जगह पर हमें 0 रखना है। सिंपल सी बात है। a 1 क्योंकि i j के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 और 2 की वैल्यू 0 होगी। उसके अलावा जब i j के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। a की वैल्यू ये आ गई, तो a स्क्वायर फाइंड करना है हमें, a स्क्वायर फाइंड करना है। अब ये तो सिंपल है, हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 और 0 1 0 प्लस, तो क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, या यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हो।
जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो आप उसके हिसाब से टिक कर लेना, ठीक है। देखो 31 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बट देखो CUET में तो कोई भरोसा नहीं है, वो दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है कोई इसमें। 12th में तो नहीं देंगे, ट्रेस फाइंड करने के लिए दे सकते हैं आपको। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस फाइंड करना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है तो नॉर्मल डायगोनल एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, सम करना है, सिर्फ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कुछ भी हो, ट्रेस फाइंड करने के लिए याद रखना है कि हमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करने हैं, ठीक है जी। तो यहां पर देखो 1 + 7 + 9, हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स उठा लिए और 17 इसका आंसर है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस याद रखना है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है, दे सकते हैं, कुछ नहीं भरोसा होता है इन लोगों का, तो आपको दे सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा 32 में भी ट्रेस ही पूछ रहा है। अब इसमें बोला गया है कि देखो मैट्रिक्स खुद बनानी है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 3x3 की मैट्रिक्स है या n/n की मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, ट्रेस उसी मैट्रिक्स का फाइंड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स का, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है, 2x2 हो, 3x3 हो, जो भी हो, ठीक है। n/n ऑर्डर की एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें बोला गया है, कहां गया क्वेश्चन, जिसमें बोला AIIK है। अब AII मैंने आपको बताया ना, ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस होता है, डायगोनल एलिमेंट्स वाला होता है प्लेस। इसकी वैल्यू हमें K और K दी है, ठीक है। फॉर ऑल I, बाकी के लिए कुछ भी नहीं बोला, हमें बाकी चाहिए भी नहीं, हमें ट्रेस फाइंड करना है भाई, हमें ट्रेस फाइंड करना है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो K + K + K, यानी कि 3 के आंसर हो गया। देख रहे हो, कुछ MCQ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेंगी, कुछ में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब समझ में आ रही है आपको, मैंने ये 3x3 की मैट्रिक्स ली है तो मैंने यहां पर K + K + K कर दिया। 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो K + K 2K हो जाएगा। यहां पर n/n की मैट्रिक्स कह रहा था ना, यानी कि पता नहीं हमें, तो K कितने टाइम्स होंगे हमें नहीं पता, तो n/n की मैट्रिक्स है यानी कि ये, ठीक है। तो n/n की मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, ये ऐसे है और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो n टाइम्स k हो जाएगा ना, क्योंकि k चल रहा है, K + K + K + K चल रहा है n टाइम्स, तो n k हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है बस, ट्रेस में ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो 34 क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 भी है पहले, ठीक है। अच्छा 33 हमें एक मैट्रिक्स दी है, फटाफट देख के बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स ये नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाकी सारे जीरो होते हैं, बट यहां पर बाकी सारे जीरो नहीं है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स ये हो नहीं सकती हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है ना, अगर स्क्वायर भी नहीं बन रही होती तो फिर हम कुछ भी नहीं कहते, नन ऑफ दीज कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना ये 3x3 ऑर्डर की। अब देखो 34 क्वेश्चन, देखो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, वही चीज है कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ईच एंट्री 2 और 0, वही चीज मैंने अभी समझाई। मैंने बताया था ना कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो सेम आए, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, समझ लो। 2 और 1 दोनों में से कुछ भी आ सकता है इस प्लेस पर, आ रही है मेरी बात समझ में। तो देखो दो एलिमेंट्स है ना, 2 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, प्लेस कितने हैं, 9 प्लेसेस है ना, यानी कि 3x3 ऑर्डर है, तो यानी कि 9 प्लेस हो गए, तो 5 1 2 मैट्रिसेस बनेंगी इसकी भी। तो पॉसिबल मैट्रिसेस 5 1 2 है, ऑप्शन में नहीं है, तो 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज।
अब देखो अब ये तो बहुत सिंपल है, जब हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो 34 क्वेश्चन को देखो, यहां पर बोला गया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। 35 में दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि सिंपल देखो हम लिख नहीं रहे, हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल दिखाते हैं। हम क्या दिखा सकते हैं, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6 तो होगा ना। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, सिंपल है बहुत क्वेश्चन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इक्वल रखा है बस, और कुछ नहीं है। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ गई, ये x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो y इक्वल टू 4 और 7 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी करवाया है। 36 क्वेश्चन को देखो कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, यहां से बोला गया है इस बार ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है हमें, और वही चीज ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -7a। सॉल्व करना है इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ता है। a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करो, ठीक है। देखो a क्यूब प्लस आई की पावर 3, अब फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी के होल क्यूब का, याद ही नहीं होगा पक्का, पता है मेरे को। तो माइनस का 3a आई a माइनस आई, अच्छा यहां पर माइनस आता है, सॉरी। इसमें क्या होगा, सारा कुछ प्लस में आएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर, ए लिख सकते हैं इसको हम, ये देखो। अब मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई को आई कहते हैं हमें पता है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी, ये तो हम नॉर्मल लॉ लगा रहे हैं ना बस, मल्टीप्लीकेशन का एसोसिएटिव लॉ लग रहा है ना ये तो बस। ए आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा तो क्या आ गया, ये आ गया। आई को आई कह सकते हैं हम, आई क्यूब को, देखो यहां से क्या हो रहा है, ये चीज खत्म, ये चीज खत्म। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आई इंटू ए, आई ए होता है वैसे तो, मैं कई बार बता चुका हूं। 3a आई स्क्वायर को हम 3a ही कहते हैं, आई की मल्टीप्लाई तो किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैंने ए क्यूब को हम वही आई डॉट ए लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हमने अभी सॉल्व किया, वही चीज सेम यहां पर भी होगी। या तो ए क्यूब और ए क्यूब को 2a की क्यूब भी लिख सकते थे तो भी ठीक था। इसको हम लिख सकते हैं 3a माइनस 7a, ठीक है। आई ए मतलब ए होता है, ये 3a हो गया प्लस आई हो गया प्लस 3a हो गया माइनस 7a हो गया। 8 4 5, अच्छा ये तो आई है ना, सॉरी ए होगा ना ये भी, तो 1 3 3 4 5 6 7 8, तो 8a माइनस 7a हमें क्या देगा, a देगा। नॉर्मल एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर देख लो, 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 36 का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 37 डिस्कस करते हैं। 37 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू एम, ए का ऑर्डर दिया है हमें 3 इंटू एम, और बी का ऑर्डर दिया है हमें 3 इंटू एन, ठीक है जी। आगे बोला है कि रिस्पेक्टिवली एंड एम इक्वल टू एन है, बताओ इतनी बड़ी कंडीशन दे दी तो दिया ही क्यों था फिर ये। देन द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस
2b, 5a माइनस 2b का ऑर्डर बताना है हमें कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है जी, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, तो माइनस में तो तभी हो सकता है जब वो सेम ऑर्डर के हों, और ये एक स्केलर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब किसी स्केलर की किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उससे उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, उसके ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया 5 और 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बोला है कि m अगर n के इक्वल है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि m इक्वल टू n है। अब देखो यहां पर, अगर मैंने यहां पर a की जगह पर 3 इंटू n ले लिया, और b भी हमारा क्या है 3 इंटू n है, तो बात समझ में आ रही है। दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तभी वो पूछ रहा है इसका ऑर्डर कि 5a माइनस 2b का। अच्छा, इसको 5 को हटा दो, चलो अभी थोड़े टाइम के लिए इसको समझो कि ये ऐसे है। तो इन दोनों का माइनस तभी कर सकते हैं ना जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही है? मतलब सेम ऑर्डर की होंगी ना मैट्रिक्स, तभी तो हम कर सकते हैं ना। अब अगर मैंने 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर में, और ए और बी दोनों का ऑर्डर आपके सामने है, तो इस पूरे का जो भी ऑर्डर निकल के आएगा वो 3 इंटू एन ही निकल के आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद जो ऑर्डर ए और बी का रहता है वही ऑर्डर उनके सब्ट्रैक्शन या एडिशन के बाद आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू एन, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि 3 इंटू एन होगा ऑर्डर। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 38 देखो, 38 क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था ना, ऐसा सेम क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। 38 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका m इंटू एन आंसर था, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने 38, तो देख लेना रिवर्स करके। A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, बट चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं एक बार। अब ये क्या होगा, A और B आर दी मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सिंपल क्या है कि A और B एक मैट्रिसेस दे रखी है, हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 39 का आंसर यहां पर देखो। अगर मैं इसका ही ट्रांसपोज कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, मिल गया, माइनस बी ए ट्रांसपोज, बी ए, समझ रहे हो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज। यहां से अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया तो वही ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्या समझ में आ रहा है? हमने किया है ना ऐसा क्वेश्चन डिस्कस। अब यहां पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, यहां पर सिर्फ बोला है कि ए और बी मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, नल या यूनिट। तो मैंने जब बताया था ऑप्शन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आता है, तो उस पूरे का ट्रांसपोज करके चेक कर लो कि हमें क्या मिल रहा है। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज माइनस में मिल रहा है, यानी कि ये एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है ऐसा। अब यहां पर ये बोला जाए अगर कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कंडीशन ये रही होगी। अगर इसी को कंटिन्यू करें, यहां से देखो ये आया था बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं तो बी ए ट्रांसपोज ए हो गया और ए बी ट्रांसपोज बी हो गया। तो ये बी ए माइनस ए बी आया ना, तो इसका ट्रांसपोज करने पर ये आया है, ना ये सिमेट्रिक बनाएगा ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होना होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अभी यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। तो ये करेक्ट कर लेना। हो सकता है कि ये पहले डिस्कस हुआ हो, तो ये वाली कंडीशन हमने स्किप कर दी होगी, क्योंकि ये दो क्वेश्चन सेम है। इसमें बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक है, इसमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है कि ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, यही इसका ट्रांसपोज करेंगे और ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आज हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, 35 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, आई थिंक 39 है, एक दो क्वेश्चन हमने स्किप करे थे, बट उसके अलावा हमने अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। एक दो क्वेश्चन हमने इस वजह से स्किप करे हैं क्योंकि वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट आपका तभी बिल्डअप होगा। क्वेश्चंस और आएंगे, टेंशन मत लो, हो सकता है कि दूसरा पार्ट बने इसका, तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं, प्रैक्टिस आपको ज्यादा क्वेश्चंस करनी पड़ेंगी। ये सब क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, आरडी, एमएल के, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, सब मिक्स हैं। ठीक है ना, तो जितने हो सकते थे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाए हैं। अगर और क्वेश्चंस आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैट्रिसेस से रिलेटेड ही, क्योंकि हमारे पास टॉपिक तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी डिटर्मिनेंट्स भी हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, और हम और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसके, और भी अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप थोड़ा मोटिवेशन दोगे तो हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, और आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन पे बताना, या आप मैसेज करके बता सकते हो इंस्टाग्राम पर डीएम करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बट अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो वो अच्छे से दो, उसके बाद CUET की अच्छे से प्रिपरेशन करो। वीडियोस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, बट आप मोटिवेशन दो, हमें सपोर्ट करो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।